स्क्रीन दिखनी शुरू हो गई। आज जो हम लोग पढ़ेंगे ये है संप्रेषण का दूसरा प्रकार, वैयक्तिक और सामाजिक संप्रेषण। वैयक्तिक को कहते हैं निजी, है ना, जो पर्सनल संप्रेषण है उसको कहते हैं। पर्सनल मतलब वैयक्तिक या निजीगत संप्रेषण कह सकते हो, है ना। तो ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, वैयक्तिक और सामाजिक संप्रेषण में क्या अंतर है, वैयक्तिक और सामाजिक संप्रेषण के स्वरूप पर प्रकाश डालें, है ना, इसके बारे में पूछता है। तो वैयक्तिक और सामाजिक संप्रेषण को मैंने जानने का प्रयास करते हैं। और हम सभी जैसा कि जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज के बिना उसका कोई अस्तित्व नहीं है। और इसीलिए समाज के प्रति प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है, प्रत्येक व्यक्ति की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वह जो कुछ भी ज्ञान अर्जित करे उसे समाज में उसे उसे समाज में बांटे, उसे लोगों के बीच में बांटे। ठीक है, यहां पर गलत हो लिख दिया हूं, उसे समाज में बांटे, साझा करे, है ना, और समाज में बांटे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी भावनाओं से अर्जित ज्ञान, अपनी संवेदनाओं से अर्जित ज्ञान तो समाज में नहीं बांट पाता, है ना, और ऐसे ही उसकी मृत्यु हो जाती है या किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है, किसी कारणवश वह दुनिया छोड़ देता है। तो इस प्रकार का संप्रेषण वैयक्तिक संप्रेषण कहलाता है। कैसे समझे कि वैयक्तिक संप्रेषण कहलाता है? तो जो व्यक्ति अपने अंदर ज्ञान को अर्जित किया वह ज्ञान तो उसी के पास रह गया, उसने किसी के पास साझा नहीं किया, है ना, यानी उसका जो निजी ज्ञान है उसी के पास रह गया। और व्यक्ति की किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है या वैसे भी मृत्यु हो जाती है बिना किसी से साझा किए, है ना, तो उस प्रकार का संप्रेषण वैयक्तिक संप्रेषण या निजीगत संप्रेषण कहलाता है। इसीलिए कहा गया है कि ज्ञान को हम जितना ही बांटते हैं उतना ही हमारा ज्ञान बढ़ता है ना, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो वैयक्तिक संप्रेषण क्या है उसके बारे में लिखेंगे, उसके स्वरूप के बारे में लिखेंगे, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज के बिना उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। इसलिए समाज के प्रति प्रत्येक व्यक्ति की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वह जो कुछ भी ज्ञान अर्जित करे उसे समाज में साझा करे, समाज में बांटे। लेकिन यदि व्यक्ति अपने अर्जित ज्ञान को समाज में संप्रेषण, समाज में बांटे बगैर, समाज में बांटे बगैर यहां पर कुछ गड़बड़ हुआ है, 1 मिनट टाइम दो बेटा। Yes. हाँ अब हो गया, है ना। प्रत्येक व्यक्ति की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जो कुछ व्यक्ति ज्ञान अर्जित करे उसे समाज में बांटे, उसे समाज में बांटे, साझा करे, है ना। और यदि व्यक्ति की किसी कारणवश
एक मिनट देखो, गड़बड़ हो रहा है। हम्म, अब ठीक हो गया, है ना। तो वैयक्तिक संप्रेषण है, चूंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज के बिना उसका कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए समाज के प्रति प्रत्येक व्यक्ति की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वह जो कुछ भी ज्ञान अर्जित करे उसे समाज में बांटे, साझा करे। लेकिन किसी कारणवश व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और वह अपने अर्जित ज्ञान को समाज में बांटे बगैर ही मर जाता है ना, दुनिया छोड़ जाता है। तो ऐसे में जो ज्ञान है, व्यक्ति का ज्ञान है, वह व्यक्ति के साथ ही चला जाता है और इस प्रकार का संप्रेषण वैयक्तिक संप्रेषण कहलाता है। ठीक है। उदाहरण के लिए, उदाहरण स्वरूप अगर हम देखें तो भारत में अनेकों वैद्य हुए, अनेकों चिकित्सक हुए, जिन्होंने अपने रहस्यमयी ज्ञान को शिष्यों को न बताकर स्वयं तक ही सीमित रखा। उदाहरण के लिए देखो, जब हम रामायण देखते हैं और लक्ष्मण को जब वाण लगती है, लक्ष्मण मूर्छित होकर गिर जाते हैं, तो उसके लिए सुसेन वैद्य को बुलाया जाता है और सुसेन बताते हैं कि सही समय पर अगर संजीवनी बूटी नहीं आई तो लक्ष्मण के प्राण निकल जाएंगे, अभी भी समय है। और इसलिए हनुमान जाते हैं, संजीवनी बूटी खोजने के लिए पहाड़ी लेकर चले जाते हैं, है ना। तो संजीवनी बूटी लेकर आते हैं, लक्ष्मण का प्राण बच जाता है। अगर सुसेन अपने ज्ञान को नहीं बताते, साझा नहीं करते, तो संजीवनी बूटी नहीं आती, लक्ष्मण का प्राण नहीं बचता। तो भारत में न जाने कितने ऐसे वैद्य हुए, है ना, जिनके पास नायाब नुस्खे थे, है ना, एक से बढ़कर एक चिकित्सा पद्धति थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने रहस्यमयी ज्ञान को शिष्यों को न बताकर स्वयं तक ही सीमित रखा। और उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम यह हुआ कि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने से वे चूक गए, है ना। और जो लोग अपने ज्ञान को दूसरे के बीच साझा नहीं करते, अपने तक सीमित रखते हैं, उनको देखते ही देखते समाज भी नकार देता है, अस्वीकार कर देता है ना। तो वैयक्तिक संप्रेषण में व्यक्ति का निजीगत संप्रेषण शामिल है और व्यक्ति जब खुद के लिए सोचता है ना, खुद के बारे में सोचता है, और उसके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया गया है, स्वार्थ, है ना। जब व्यक्ति स्वार्थी हो जाता है, यानी केवल और केवल अपने लिए सोचता है, किसी दूसरे के बारे में नहीं सोचता, यहां तक कि व्यक्ति को अपने परिजनों तक की फिक्र नहीं होती, तो इस प्रकार का संप्रेषण वैयक्तिक संप्रेषण कहलाता है। ठीक है। और इसीलिए हमारे देश में ऋषि मुनियों की यह मान्यता रही है कि जो भी व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, जो भी व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद के वशीभूत होकर सिर्फ अपने बारे में सोचता है, किसी अन्य के हित के बारे में नहीं सोचता, वैसे व्यक्ति का ज्ञान धरा का धरा रह जाता है और समाज उसे नकार देता है, और इस प्रकार का संप्रेषण वैयक्तिक संप्रेषण कहलाता है। बोलो, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ वैयक्तिक संप्रेषण? हेलो, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हेलो, यस सर, क्लियर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर, आवाज आ रही है।
आवाज पूरी जा रही है मेरी? सर आ रही है सर। है ना? तो वैयक्तिक संप्रेषण क्या का मतलब क्या है? निजीगत संप्रेषण। ऐसा कहा जाता है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। लेकिन जरा सोचो, मान लो आप लोग पढ़ रहे हो, यानी ज्ञान अर्जित कर रहे हो, और उस ज्ञान का उपयोग आगे चलकर समाज के लिए, समाज के हित के लिए ना हो, उस ज्ञान का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ तुम अपने लिए कर रहे हो, है ना? तो उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब यह हुआ कि वह वैयक्तिक संप्रेषण है, निजीगत संप्रेषण है ना? और ऐसे में जब व्यक्ति अपने ज्ञान का उपयोग अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए करता है, काम, क्रोध, लोभ के वशीभूत होकर करता है, मोह के वशीभूत होकर करता है, तो उस प्रकार का संप्रेषण वैयक्तिक संप्रेषण कहलाता है। लेकिन अंततः क्या होता है? समाज उस व्यक्ति को नकार देता है, अस्वीकार कर देता है ना? इसलिए वैयक्तिक संप्रेषण की जगह सामाजिक संप्रेषण आया, है ना? इसलिए वैयक्तिक संप्रेषण और सामाजिक संप्रेषण में अंतर है। और सामाजिक संप्रेषण के लिए कहावत है, अपने लिए जिया तो क्या जिया, ये दिलो जान जमाने के लिए, है ना? जो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अपने लिए जीता है, वह कोई व्यक्ति है? उस तरह से तो जानवर भी अपने लिए जीते हैं। मानव ने जन्म लिया है तो उसका प्रमुख कर्तव्य होना चाहिए कि वह समाज को क्या दे रहा है। वह इस धरा पर आया है तो जाते जाते क्या योगदान करके गया है। मनुष्य का उद्देश्य यह होना चाहिए, दूसरे के हित के बारे में सोचना चाहिए, दूसरे के कल्याण के बारे में सोचना चाहिए। जहां पर लोक मंगल की भावना नहीं है, क्या वह उसे व्यक्ति कहेंगे, उसे मानव कहेंगे? मानव के नाम पर तो वह धिक्कार है। और इसीलिए यह कहावत प्रचलित हुई कि अपने लिए जिया तो क्या जिया, ये दिलो जान जमाने के लिए, है ना? जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीता है, दूसरों के लिए मरता है, दूसरे के हित की कामना करता है, वही तो असली मानव है। क्योंकि उसके अंदर संवेदना है, उसके अंदर करुणा है। और मनुष्य के अंदर अगर इंसानियत जिंदा है तो वो करुणा के द्वारा ही जिंदा है ना? तो सामाजिक संप्रेषण में हम देखते हैं कि कहावत प्रचलित है, अपने लिए जिया तो क्या जिया, ये दिलो जान जमाने के लिए। मतलब किसके लिए? समाज के लिए, आम जनता के लिए, है ना? और इसीलिए समाज के चहुमुखी, चतुर्मुखी विकास के लिए यह जरूरी है कि प्रत्येक व्यक्ति संवेदना की भावभूमि पर समाज के साथ संप्रेषण स्थापित करे। ये यदि व्यक्ति केवल अपने बारे में सोचता, अपने मन में सोचता है, तो वह मनुष्य नहीं है। लेकिन समाज का अगर चतुर्मुखी विकास करना है, चौमुखी विकास करना है, तो उसके लिए यह आवश्यक हो जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति संवेदना की भावभूमि पर समाज के साथ अपने विचारों का साझा करे, अपनी सूचनाओं का साझा करे, अपनी भावनाओं को संप्रेषित करे, संवाद स्थापित करे, है ना? और समाज में आज भी हर समाज में कई मनुष्य ऐसे हैं जो सिर्फ यही सोचते हैं, जो सिर्फ यही सोचते हैं
जो सिर्फ यही सोचते हैं कि खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे और क्या, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। और इसी प्रकार कल को किसने देखा है, कल किसने देखा है, जीवन भोग के लिए है, इस प्रकार के विचार व्यक्ति के मन में रहते हैं। और इस प्रकार का व्यक्ति निश्चित रूप से स्वार्थी होता है ना। इस प्रकार का व्यक्ति क्या होता है, स्वार्थी होता है। ठीक है, इसलिए जब कोई व्यक्ति संवेदना के धरातल पर समाज के साथ संपर्क स्थापित कर अपने ज्ञान का संप्रेषण करता है तो वह सामाजिक संप्रेषण कहलाता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलो, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, दिक्कत हो रही है? हेलो यस बेटे, सर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया सर। है ना। तो ये सामाजिक संप्रेषण का स्वरूप है। और क्या करता है, जब कोई व्यक्ति संवेदना के धरातल पर यानी भावना की भावभूमि पर समाज के साथ संपर्क स्थापित करता है और अपने ज्ञान का संप्रेषण करता है, अपने ज्ञान का संप्रेषण करता है, तो इस प्रकार का संप्रेषण सामाजिक संप्रेषण कहलाता है ना। जैसा कि मैंने बताया था, वैयक्तिक संप्रेषण में कई ऐसे व्यक्ति थे, जो कई ऐसे वैद्य थे जो अपने ज्ञान को अपने तक सीमित रखा और अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभाने में वे चूक कर गए, है ना। इसलिए कई चिंतक मनुष्यों ने भी यह माना है कि जब व्यक्ति काम क्रोध लोभ मोह मद के वशीभूत होकर केवल अपने बारे में सोचता है और यहां तक कि उसे अपने परिजनों की भी कोई फिक्र नहीं होती है, तो जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है तो समाज भी उसे नकार देता है, अस्वीकार कर देता है। यह वैयक्तिक संप्रेषण में। सामाजिक संप्रेषण में है कि समाज के साथ भावना की भावभूमि पर यानी संवेदना के धरातल पर व्यक्ति समाज के साथ संप्रेषण करता है, और जब समाज के साथ संप्रेषण करता है तो इस प्रकार का संप्रेषण सामाजिक संप्रेषण कहलाता है। और जब व्यक्ति समाज के साथ संप्रेषण करता है उसी में उसके जीवन की सार्थकता है ना। उदाहरण के लिए, जो बड़े बड़े संत हुए भारत में, ऋषि मनीषी हुए, ऋषि मुनि हुए, महात्मा हुए, समाज सुधारक हुए, जैसे कि पूरा का पूरा मध्यकाल देखो, पूरा का पूरा भारत का मेडाइवल पीरियड देखो, इसमें कबीर है, रैदास है, सेन्ना है, धन्ना है, पीपा है, सूरदास है, तुलसीदास है, मीराबाई है ना। कई बड़े बड़े संत हुए, है ना। उन्होंने क्या किया, जनता को निराशा के गर्त से बाहर निकाला, है ना। समाज सुधारक हुए। आधुनिक युग में भी देखो, सती प्रथा, बलि प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह, है ना, बाल श्रम, इसके लिए समाज सुधारक हुए और उन्होंने समाज के लोगों का कल्याण किया, है ना। जैसे उदाहरण के लिए 1375 से लेकर 1700 संवत का मतलब क्या होता है, इसी में जब तुम 57 ईस्वी 7 जोड़ दोगे, सन ईस्वी में जैसे 2021 चल रहा है, 2021 में 57 जोड़ दोगे तो वह संवत बन जाएगा, विक्रम संवत बन जाएगा, है ना। तो 1375 से लेकर 1700 संवत तक भक्त कवियों ने जन जन में प्रेम का पाठ पढ़ाया, भाईचारा का संदेश दिया। कब दिया इस प्रकार का संदेश, कब दिया, जब इस्लाम का आक्रमण हो रहा था भारत पर, लगातार आक्रमण हो रहा था, मंदिर तोड़े जा रहे थे, है ना, महिलाओं को जबरन बंधक बनाया जाता था। ऐसे समय में और उसके अलावा धर्म परिवर्तन भी कराया जाता था, धर्म में परिवर्तन भी करा दिया जाता था, इस्लाम अपनाने पर बाध्य किया जाता था। ऐसे समय में संत भक्त पैदा हुए और उन्होंने जन जन में प्रेम का पाठ पढ़ाया, भाईचारा का संदेश दिया, मानवतावाद की स्थापना की, है ना। और यही भूमिका आधुनिक युग में महात्मा गांधी ने निभाया। हिंदू और मुसलमानों को एकजुट किया, अंग्रेजों से लोहा लिया, अनशन किए, सत्य और अहिंसा का रास्ता अपनाया, है ना। तो एक तरह से समाज का ही तो कल्याण हुआ और देखते ही देखते आजादी भी मिली।
और आगे आजकल देखें तो पिछले वर्ष यानी वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव में भाजपा की अप्रत्याशित जीत हुई। अप्रत्याशित जीत के पीछे कारण क्या था? सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया जब कहते हैं तो वहां पर क्या क्या स्थापित है? क्या स्थापित है? समाज। सोशल मीडिया पर कौन जुड़ते हैं? समाज के लोग, है ना। तो वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव में भाजपा की अप्रत्याशित जीत सोशल मीडिया संप्रेषण का ज्वलंत उदाहरण है ना। तो वैयक्तिक संप्रेषण और सामाजिक संप्रेषण पर अगर प्रश्न पूछता है तो स्वरूप के बारे में हम लिखेंगे। ठीक है, बाकी समझ में आई कि नहीं आई? बोलो, फिर आगे बढ़ो। बोलो। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं संप्रेषण के आधुनिक माध्यम और समाज। यानी संप्रेषण के आधुनिक माध्यम कौन कौन है मैं बता चुका हूं आप लोगों को। संप्रेषण के आधुनिक माध्यम पर विचार किए थे हम लोग, बताया था, ग्राफ के द्वारा बताया था। आप में से कोई बता सकता है संप्रेषण के आधुनिक माध्यम क्या कौन कौन है? हाँ, नहीं, वो तो आधुनिक माध्यम, जब आधुनिक माध्यम की बात करते हैं तो सोशल मीडिया की जो बात करते हो, फेसबुक, ट्विटर, आखिर माध्यम क्या है उसका? वो तो एक मंच है। सोशल मीडिया क्या है? एक मंच है, एक सामाजिक मंच है। लैपटॉप है और कंप्यूटर है, इंटरनेट है, आधुनिक माध्यम रेडियो है, टेलीविजन है, फिल्म है कि नहीं है? आधुनिक माध्यम है ना, स्मार्टफोन है, इंटरनेट है। तो संप्रेषण के आधुनिक माध्यम और समाज। तो जो संप्रेषण के आधुनिक माध्यम है, तो सबसे पहली बात आती है, क्या संप्रेषण समाज के बाहर होता है या समाज में होता है? तो संप्रेषण और समाज में घनिष्ठ संबंध है। संप्रेषण और समाज एक दूसरे के पूरक हैं। समाज के बिना संप्रेषण नहीं हो सकता और संप्रेषण के बिना समाज का कोई अस्तित्व भी नहीं है, समाज भी है ना। तो संप्रेषण और समाज एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे में घनिष्ठ संबंध है ना। और इसी प्रकार व्यक्ति और समाज दोनों का मनोवांछित विकास, मतलब मनचाहा विकास संप्रेषण पर ही आधारित है। कोई भी समाज अगर विकसित होता है तो उसमें संप्रेषण की भूमिका है, सामाजिक संप्रेषण की भूमिका है। व्यक्ति का मानसिक विकास, शारीरिक विकास संप्रेषण पर ही आधारित है। ये शुरू से पढ़ते चले आए हैं, है ना। तो विकसित समाज में संप्रेषण माध्यम विकसित होता है। ऐसा माना गया है कि जो भी समाज विकसित होता है उसके पीछे कारण होता है कि उसके जो संप्रेषण माध्यम है वे विकसित हैं। क्या कारण है? कि जो पाश्चात्य कंट्रीज हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, पाश्चात्य देश हैं, उसमें जो माध्यम है वे काफी आगे हैं। अभी हम 4G ही चला रहे हैं, वो भी पता चलता है कि नेटवर्क गायब है, आवाज गायब हो गई, जबकि वहां पर 5G। ठीक है, तो विकसित समाज, जो विकसित समाज होता है वह संप्रेषण के माध्यम पर भी निर्भर करता है। संप्रेषण का माध्यम जितना ही विकसित होगा तो समाज भी उतना ही विकसित होगा। जबकि यह देखा गया है कि जहां पर संप्रेषण के माध्यम अविकसित होते हैं या विकास की अवस्था में होते हैं वैसा समाज निर्बल होता है, और यही कारण है कि वैसा समाज पिछड़ जाता है ना, तरक्की में वह पिछड़ जाता है। तो संप्रेषण की बहुत बड़ी भूमिका है। इसके अलावा देखें कि व्यक्ति समाज की ओर उन्मुख तभी होता है, व्यक्ति समाज की ओर अग्रसर तभी होता है, व्यक्ति समाज की ओर तभी आगे बढ़ता है जब आधुनिक माध्यमों से जुड़ा हो। कोई भी व्यक्ति हो, जब आधुनिक माध्यम से जुड़ता है तो वह एक बड़े समाज से जुड़ता है, और अपने समाज के जुड़ने के साथ ही विश्व समाज से भी जुड़ता चला जाता है। यानी उसका जो जुड़ने का दायरा है, व्यक्ति का
जुड़ने का दायरा है। जब व्यक्ति आधुनिक माध्यमों से होता है तो वह विश्व समाज से भी जुड़ता चला जाता है। आज इंटरनेट है, स्मार्टफोन है, तो आज घर बैठे के किसी भी कोने में किसी भी व्यक्ति से संपर्क कर सकते हैं। क्या हुआ, क्या हुआ? आवाज आ रही है? और किसी को आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? सर आ रही है, बताओ। अब आ ठीक रही है है तो सर। आ रही है तो मैं कई बार बताता हूं बेटा कि हो सकता है कि आपके मोबाइल में भी नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है कि मेरे में भी प्रॉब्लम। नहीं सर, अभी बीच में कटी थी। कोई बात नहीं, सही कह रही है, कभी बीच में कभी कटी थी। कट जाती है, आ रही है। कभी कभी कट जाती है आवाजें, तो उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस टोक दो कि सर ये आवाज चली गई, फिर से शुरू कर दूंगा। तो व्यक्ति समाज से जब जुड़ता है, कैसे व्यापक समाज से व्यक्ति जुड़े, कैसे एक बड़े समुदाय से व्यक्ति जुड़े? व्यक्ति के पास जब आधुनिक माध्यम होंगे, जैसे स्मार्टफोन का जमाना है, स्मार्टफोन के माध्यम से आप पलक झपकते ही दूर दराज के व्यक्तियों से, विश्व के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति से, विश्व के किसी भी समाज से आप जुड़ते चले जाते हैं, है ना? तो व्यक्ति समाज की ओर उन्मुख तभी होता है जब उसके पास आधुनिक माध्यम हो, जब वह आधुनिक माध्यमों से जुड़ा हो, और अपने समाज से जुड़ने के साथ साथ व्यक्ति विश्व समाज से भी जुड़ता चला जाता है। और उसके पीछे क्या है? माध्यम, आधुनिक माध्यम, है ना? इसके अलावा अन्य लोगों को देखकर जब व्यक्ति अन्य लोगों से जुड़ता है, अन्य समाज से जुड़ता है, तो अन्य लोगों को देखकर, उनके खान पान, रहन सहन, वेशभूषा देखकर व्यक्ति क्या करता है? इनकरेज होता है, प्रोत्साहित होता है, प्रेरित होता है, प्रेरणा प्राप्त करता है, और सामाजिक कार्यों में सहभागिता निभाता है। व्यक्ति सामाजिक हो जाता है ना? और संप्रेषण के कारण ही व्यक्ति को सूचनाएं प्राप्त होती है, व्यक्ति को तथ्य प्राप्त होते हैं, फैक्ट्स प्राप्त होते हैं, व्यक्ति को सच्चाई का पता चलता है, और करियर और व्यक्तित्व का विकास व्यक्ति कर सकता है। ठीक है? इसके अलावा व्यक्ति और समाज में चेतना पैदा कर उन्हें जागरूक करना संप्रेषण का प्रमुख दायित्व है ना? अगर संप्रेषण ना हो तो समाज में कोई भी चेतना जागृत नहीं होगी, समाज आंदोलित ही नहीं होगा, समाज जहां ठहरा रहेगा वहीं पर ठहराव रहेगा, है ना? तो व्यक्ति को जागरूक करने, समाज को जागरूक बनाने के लिए संप्रेषण बहुत ही जरूरी है, और यह सब संप्रेषण पर ही निर्भर करता है ना? अगर कम्युनिकेशन ना हो तो न तो समाज आगे बढ़ेगा, और न ही व्यक्ति का विकास होगा, न ही उसकी चेतना आंदोलित होगी। ठीक है? क्लियर हुआ इतना कि नहीं हुआ? बोलो। हेलो, यस सर। आगे बढ़ते हैं। संप्रेषण के द्वारा ही, संप्रेषण और आधुनिक माध्यमों के द्वारा ही व्यक्ति सामाजिक तनावों को कम करता है। यानी जो संप्रेषण है, संप्रेषण में जरा सोचो कि कोई व्यक्ति बिल्कुल अकेला है, उसके पास कोई भी व्यक्ति नहीं है, तो आजकल स्मार्टफोन का जमाना है, अकेले का साथी है स्मार्टफोन। यद्यपि प्रत्येक माध्यम का अपना अपना ड्रॉबैक्स है, अपनी अपनी कमियां हैं, कुछ कमियां हैं तो कुछ खूबियां भी हैं। व्यक्ति अकेला है, उसका कोई संगी साथी नहीं है, तो तनाव के क्षणों में वह स्मार्टफोन सहारा होता है ना? तो संप्रेषण क्या करता है? संप्रेषण के माध्यम से क्या होता है? सामाजिक तनाव कम होते हैं, है ना? और समाज को तनाव मुक्त रखने में सहायक होता है। इसलिए व्यक्ति जब समाज में रहता है तो प्रत्येक सदस्यों से, अपने परिजनों से बातचीत करता रहता है। संवाद स्थापित होने से, कम्युनिकेशन रहने से जो गलतफहमियां हैं वह भी दूर हो जाती है ना? तनाव भी खत्म हो जाता है, कुंठा भी खत्म हो जाती है ना? और इसके अलावा संप्रेषण के द्वारा ही उचित अनुचित का बोध होता है। उचित अनुचित का संकेत करना भी संप्रेषण का कार्य है। ठीक है? इसके अलावा हम देखें विधि व्यवस्था, यानी लॉ एंड ऑर्डर, विधि व्यवस्था पर कंट्रोल करने और उसको
स्थिर बनाए रखने में संप्रेषण ही सहायक होता है ना। लॉ एंड ऑर्डर पर नियंत्रण कैसे किया जाता है? जब तक बातचीत नहीं हो, जब तक आपस में मीटिंग ना हो, जब तक संवाद स्थापित ना हो, बड़े जो अधिकारी हैं वे निम्न अधिकारी से कोऑर्डिनेशन बना करना चले, तो विधि व्यवस्था पर कैसे नियंत्रण होगा? तो विधि व्यवस्था पर नियंत्रण और स्थिरता बनाए रखने के लिए संप्रेषण सहायक होता है। इसके अलावा Yes, sir. देखें सामाजिक एकता। सामाजिक एकता कैसे कायम होती है? आप लोग देखिए कि भारत में न जाने कितने संगठन हैं, कितनी संस्थाएं हैं, कितने एनजीओ हैं। अगर कोई देश किसी देश पर आक्रमण करता है तो उस देश के सभी लोग एकता के सूत्र में बंध जाते हैं, है ना। सामाजिक एकता और नैतिक मूल्य, उनको कायम रखने में संप्रेषण ही अग्रणी भूमिका निभाता है। व्यक्ति सभ्य कैसे बने, व्यक्ति ईमानदार कैसे बने, है ना। व्यक्ति में त्याग कैसे आए, व्यक्ति उदार कैसे बने, व्यक्ति विनम्र कैसे हो, है ना। ये सब क्या है? नैतिक मूल्य हैं। त्याग, ईमानदारी, क्षमता, सहिष्णुता, त्याग, उदारता, ये सब क्या है? नैतिक मूल्य ही तो है ना। सभ्यता, संस्कृति, ये सब नैतिक मूल्य ही तो है। तो सामाजिक एकता, नैतिक मूल्यों को कायम रखने में संप्रेषण अग्रणी भूमिका निभाता है। कौन संप्रेषण? सामाजिक संप्रेषण, है ना। और सामाजिक संप्रेषण ही समाज का शिक्षक और एक तरह से महानिरीक्षक का काम करता है, ठीक है। और संप्रेषण के, सामाजिक संप्रेषण के जितने भी माध्यम हैं, जितने भी आधुनिक माध्यम हैं, उनसे मनोरंजन तो होता ही है, मनोरंजन के साथ साथ समाज का विकास भी होता है। समाज में विकास का संदेश देकर समाज को नव निर्माण की ओर ले जाने का कार्य आजकल किया जा रहा है। जैसे देखो, मोदी जी किससे संपर्क करते हैं, किससे संवाद करते हैं, कहां पर अपना संप्रेषण करते हैं, अपने संदेशों को कहां भेजते हैं? भारतीय समाज में, है ना। और अभी देखो संकल्पना उभर कर सामने आई है, जैसे डिजिटल भारत की संकल्पना, जैसे स्किल इंडिया की संकल्पना, मेक इन इंडिया, जैसे हम मेड इन इंडिया, है ना, जैसे नवाचार जिसको इनोवेशन कहते हैं, आत्मनिर्भर भारत, है ना, वोकल पर लोकल या लोकल पर वोकल, ये सब संकल्पनाएं उभर कर सामने आ रही है। कैसे आ रही है? संप्रेषण के माध्यम से। तो सामाजिक संप्रेषण के जितने भी आधुनिक माध्यम हैं, उनसे मनोरंजन तो होता ही है, उसके साथ साथ देश के विकास, समाज का विकास कैसे हो? तो संदेश देकर समाज को नव निर्माण की ओर ले जाने का कार्य किया जा रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। यस सर। अब हम पढ़ते हैं, अगला है, और ये जो क्वेश्चन है हो सकता है टिप्पणी में पूछ दे, कभी कभार लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है, लेकिन टिप्पणी में हो सकता है पूछ दे, ठीक है। सामाजिक संप्रेषण में नुक्कड़ नाटक की भूमिका। कॉलेज खुला होता तो तुम लोग नुक्कड़ नाटक देखने का मौका मिलता। अपने कॉलेज में खूब ग्रुप आते हैं नुक्कड़ नाटक करने वाले, और तुम लोग दिल्ली में हो तो देखे ही होगे। तो सामाजिक संप्रेषण में नुक्कड़ नाटक की क्या भूमिका है ना, उसके बारे में पढ़ते हैं। वर्तमान समय में देखें तो संप्रेषण का सशक्त और प्रभावी माध्यम नुक्कड़ नाटक है ना। संप्रेषण का सशक्त और प्रभावी माध्यम नुक्कड़ नाटक है, ठीक है। और नुक्कड़ नाटक की प्रमुख विशेषता, प्रमुख गुण क्या है? नुक्कड़ नाटक में क्या होता है, उसकी विशेषता क्या है? जो दर्शक होते हैं उनसे प्रत्यक्ष संवाद स्थापित होता है ना। उनका उद्देश्य यही होता है दर्शकों से प्रत्यक्ष संवाद स्थापित करना, नुक्कड़ नाटक की विशेषता है ना। और नुक्कड़ नाटक सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों के आधार पर आम आदमी की समस्या, आम आदमी की पीड़ा, आम आदमी के कष्ट, आम आदमी के दुख, आम आदमी की उम्मीदें और आकांक्षाओं को अभिव्यक्त करने में अग्रणी भूमिका निभाता है।
यही कारण है कि जितने भी नुक्कड़ नाटक होते हैं, भले ही वे ऐतिहासिक हों, महाभारत को भी अगर प्रस्तुत किया जाता है तो उसको समसामयिक बनाकर वर्तमान संदर्भ में उसे परोसा जाता है दर्शकों के सामने। तो सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों के आधार पर आम आदमी की समस्याओं, पीड़ाओं, कष्टों, उम्मीदों और आकांक्षाओं को अभिव्यक्त करने में नुक्कड़ नाटक अग्रणी भूमिका निभाता है। अब बात आती है कि नुक्कड़ नाटक की परिभाषा क्या है, नुक्कड़ नाटक किसे कहते हैं? तो किसी ज्वलंत स्थानीय मुद्दे को, बिल्कुल रिसेंट किसी ज्वलंत स्थानीय मुद्दे को लक्ष्य में रखकर जब सीमित समय के लिए नाटक तैयार किया जाता है तो उसे नुक्कड़ नाटक कहा जाता है। ठीक है, यानी नुक्कड़ नाटक जब प्रस्तुत किया जाता है तो नुक्कड़ नाटक किससे संबंधित होता है? ज्वलंत मुद्दों से जो अभी चल रहे हैं। जैसे मान लो कि किसान आंदोलन चल रहा है तो इस पर भी बनाने वाले नुक्कड़ नाटक बना लिए होंगे, तैयार कर लिए होंगे। ठीक है, पता चला कि कहीं पर बलात्कार की घटना हुई है, जैसे कि आप लोग यूपी में सुने होंगे, यूपी में जैसे हुआ था और उस लड़की के शव को पुलिसों ने जला दिया था, प्रशासन ने जला दिया था और कितना बवाल खड़ा हुआ था। तो उस पर भी बलात्कार संबंधी घटनाओं को लेकर भी नुक्कड़ नाटक बनाया जा सकता है। तो जो हाल फिलहाल में चल रहा है उस मुद्दे को लक्ष्य में रखकर जब सीमित समय के लिए नाटक तैयार किया जाता है तो उसे नुक्कड़ नाटक कहते हैं, है ना। और इसमें यानी नुक्कड़ नाटक में सामाजिक राजनीतिक विसंगतियों पर तीखा प्रहार किया जाता है, तीखा व्यंग्य किया जाता है ना। अगर राजनीति ढुलमुल है, राजनीति में झूठ परोसा जा रहा है, राजनीति स्वार्थ पर केंद्रित है, राजनीति में सत्ता के मद में, सत्ता के नद में डूबे हुए जो लोग हैं और जनता की उनको कोई परवाह नहीं है, वैसी विसंगतियों पर, वैसे विरोधाभासों पर तीखा व्यंग्य किया जाता है। ठीक है, और नाटक की प्रस्तुति के समय जब नाटक प्रस्तुत किया जाता है, जब नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया जाता है, उस समय जो नाटक के पात्र होते हैं वे समसामयिक जीवन की अन्याय, अत्याचार, अमानवीय घटनाओं को केंद्र में रखकर उस पर हास्यात्मक टिप्पणी करते हैं। यही कारण है कि जो नुक्कड़ नाटक देखने वाले दर्शक होते हैं कभी बिल्कुल क्रोध में आ जाते हैं, कभी खूब हंसते हैं, है ना, और कभी व्यंग्य से तिलमिला भी जाते हैं। तो नुक्कड़ नाटक की जो प्रस्तुति होती है बड़े ही जानदार होती है, जीवंत होती है, क्योंकि हाल फिलहाल की घटनाओं से प्रत्येक व्यक्ति रूबरू होता है, परिचित होता है, लेकिन जब उसे कौतूहल वर्धक बनाकर, जिज्ञासा भरकर जब उसे प्रस्तुत किया जाता है ना, तो दर्शकों का जमवाड़ा लग जाता है। तो नाटक की प्रस्तुति के समय नाटक के पात्र समसामयिक जीवन की अन्याय, अत्याचार, कर्मकांड, अंधविश्वास, रूढ़ी, अमानवीय घटनाओं के केंद्र में रखकर उस पर हास्यात्मक टिप्पणी करते हैं। ठीक है, और प्रस्तुति में, नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति में हास्य व्यंग्य होने की वजह से दर्शकों का मनोरंजन भी खूब होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आई बातें? यस सर। आगे बढ़ते हैं। नुक्कड़ नाटक को लोकप्रिय बनाने का श्रेय, है ना, नुक्कड़ नाटक तो पहले से चला आ रहा था, लेकिन आधुनिक युग में लोकप्रिय बनाने का श्रेय जिसको है उसका नाम है सफदर हाशमी। सफदर हाशमी ने ही नुक्कड़ नाटक को लोकप्रिय बनाया और उन्होंने ही समाज की संचेतना को जागृत किया और विकसित किया, और जागृत और विकसित करने के लिए नुक्कड़ नाटक को एक अस्त्र के रूप में इस्तेमाल किया। सफदर हाशमी का नाम मत भूलना, है ना। और जो नुक्कड़ नाटक होते हैं उनमें अनेक सामाजिक मुद्दे होते हैं, जैसे कि अभी बताया, नुक्कड़ नाटक बाल विवाह पर हो सकता है, बाल श्रम पर हो सकता है, भ्रूण हत्या पर आधारित हो सकता है, दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा, बलात्कार, शोषण, जातिवाद, अस्पृश्यता, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, इन सब के खिलाफ आजकल आवाज बुलंद की जा रही है
है ना। तो नुक्कड़ नाटक कई प्रकार के हो सकते हैं। और आजादी के समय लोगों को अंग्रेजों के जुल्म से, अंग्रेजों के अन्याय अत्याचार से अवगत कराने में नुक्कड़ नाटकों की काफी भूमिका रही, है ना। जो साहित्यकार थे आजादी के समय में, जो जब देश पराधीनता की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, उस समय जो साहित्यकार थे वे पत्रकार भी थे और जनता से जुड़े हुए भी थे, जनता के सेवक भी थे। और यही कारण है कि स्वयं साहित्यकार नुक्कड़ नाटक करते थे, अभिनय करते थे। तो आजादी के समय लोगों को अंग्रेजों के जुल्म से परिचित कराने में, अंग्रेजों के जुल्म से अवगत कराने में नुक्कड़ नाटकों का सहारा लिया गया, है ना। और नुक्कड़ नाटक में इसके अलावा और क्या होता है? गलत व्यवस्था का विरोध, गलत व्यवस्था का विरोध किया जाता है और आदर्श व्यवस्था का सुझाव प्रस्तुत किया जाता है। प्रत्येक नुक्कड़ नाटक का यही उद्देश्य होता है कि जो गलत है उसका भरपूर विरोध होना चाहिए और भरपूर विरोध करते हुए एक आदर्श व्यवस्था की नींव डाली जानी चाहिए, एक आदर्श व्यवस्था का सुझाव प्रस्तुत करता है, ठीक है। और इसी प्रकार भारत में जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनी, वे क्या करती हैं? अपने प्रोडक्ट्स के प्रचार प्रसार में नुक्कड़ नाटकों का प्रयोग करती है ना। और नुक्कड़ नाटककारों को पैसा भी देती हैं। नुक्कड़ नाटककार पेशेवर भी हैं, प्रोफेशनल हैं, है ना। और ये सब नुक्कड़ नाटककार क्या करते हैं? कंपनियों के प्रोडक्ट्स का प्रचार प्रसार करते हैं, उन्हें पैसा भी मिलता है। और इसी प्रकार सरकारी नीतियों के प्रचार में भूमिका होती है नुक्कड़ नाटक की। कैसे होती है? तो जैसे नशा मुक्ति, नशा मुक्ति पर नुक्कड़ नाटक खेला जाता है। बिजली बचाओ, जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण, है ना, घरेलू हिंसा, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, सर्व शिक्षा अभियान, गरीबी उन्मूलन, एड्स, टीवी आदि पर विशेष कार्य आजकल हो रहे हैं। यानी सरकारी नीतियों पर भी, सरकारी नीतियों के प्रचार प्रसार में नुक्कड़ नाटक अपनी भूमिका निभा रहे हैं। चुनाव के समय में भी अगर देखें तो चुनाव के समय में भी प्रचार में क्या होता है? नुक्कड़ नाटक की प्रभावी भूमिका, है ना। और उसमें पता चलता है जब नुक्कड़ नाटककार होते हैं वे स्वयं कार्टून बनकर प्रचार करते हैं, है ना। तो चुनाव के समय प्रचार में भी प्रभावी भूमिका होती है। फिल्म प्रचार में भी नुक्कड़ नाटक सहायक होते हैं। और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारियों की पोल खोलने में नुक्कड़ नाटकों की कारगर भूमिका होती है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। तो ये बात हो गई नुक्कड़ नाटकों की। अब जो आगे हम पढ़ेंगे, टाइम नहीं है नहीं तो मैं पढ़ा देता, सामाजिक संप्रेषण में सोशल मीडिया की भूमिका। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और यह क्वेश्चन बराबर एग्जाम में पूछता है। तो हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अटेंडेंस बना लेते हैं। यस सर। वन 1401, 1402, Present, sir. 1403, 1403, 1404, 1405, 1405, 1406, 1407, 1408, प्रेजेंट सर निकुंज। हाँ, 1409, 1410, 1411, 1412, शुभांग 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, Present, sir. 1420, 1421, Present, sir. 1423, 1424, प्रेजेंट सर विशाल। हाँ, 1425,
Present, sir. 1426, Yes, sir. 1427, Present, sir. Atishay. हाँ 1428, Present, sir. 1429, 1429, 1430, 1439, 31, 1432, 1433, So present sir Rohit. Hello, sir. 1429 present. So 1433, 1433. हाँ हो गया बेटा, हो गया रोहित। जी सर. 1434, 1435, 1436, 1437, Present, sir. 1438, Present, sir. 1440, 1441, Sir, present. 1441 present. हाँ देवांश। Yes, sir. 1442, Present, sir. 1443, Present, sir. 1444, Present, sir. 1445, 1445, कार्तिक 1446, 1447, आर्यन 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, Present sir Naman. 1453, Present, sir. 1454, 1455, Present, sir. 1456, 1457, 1458, Present, sir. 1459, Present, sir. 1460, 1461, Kritika 1461, 1462, 1464, Present, sir. 1464, Present, sir. 64. 1466, हाँ हो गया 1466, 1467, 1468, 1468, 1469, 1470, 1471, 1470, Present, sir. 1471, Ritik, Present, sir. Ritik. Yes, sir. Present. 1472, Present, sir. 1474, Present, sir. 1474, Lagan, Present, sir. 1475, Present, sir. 1477, 1478, 1480, 1481, Khyati, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, Present, sir. 1490. 1491, Present, sir. 1492, Present, sir. 1493, 1494, Present, sir Kushagra. 1495, 1496, Present, sir. 1496. 1497, 1498, Present, sir. 1499, 1500, 1500,